हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका केजीएस डिफेंस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी की क्लास लेकर के। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है इमरजेंसी प्रोविजन, यानी कि आपातकालीन प्रावधान। ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली सवाल पूछे जाते हैं। हम लोग चाहे हम बात करें सीडीएस के एग्ज़ाम की, चाहे हम बात करें एनडीए के एग्ज़ाम की, या फिर हम बात करें सीएपीएफ के पेपर की, इन सभी में ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इस इमरजेंसी प्रोविज़न को काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं। काफ़ी मतलब क्या क्या प्रोविज़न है इसमें, क्या क्या मतलब ग्राउंड्स हैं लगाने के, कैसे लगाया जाता है और उसके क्या प्रभाव होते हैं, इसके ऊपर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इमरजेंसी प्रोविजन को और देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को। तो सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं इमरजेंसी प्रोविजन की, यानी आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान की जब हम बात करते हैं, आपातकालीन प्रावधान, तो आपातकालीन प्रावधान है कहां पर, हमारे संविधान के किस भाग में है, आपसे यह पूछा जाता है ना। और इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे जो क्या कहते हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड है ना। तो हम लोग जब बात करते हैं दोस्तों इमरजेंसी प्रोविजन की, तो ये हमारे संविधान के भाग किसमें है, 18, किसमें है, भाग 18 में। और याद रखिएगा जो इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो हम लोग बात करेंगे 3 प्रकार की इमरजेंसी है। एक जो है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल इमरजेंसी, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आपात। नेशनल इमरजेंसी, या फिर इसे क्या कहा जाता है, इसे राष्ट्रीय आपात कहते हैं। दूसरा है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट रूल, या फिर इसी को याद रखिएगा, प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन को ही किस नाम से जाना जाता है, इसी प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन को स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, इन नामों से भी जाना जाता है। तीसरा होता है, तीसरा कौन सा है, याद रखिएगा, तीसरा है जिसे हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं वित्तीय आपात। क्या बोलते हैं इसे, वित्तीय आपात, वित्तीय आपात। अब इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं, याद रखिएगा, जब हम नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं तो इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो कौन सा है, दैट इज आर्टिकल 352। प्रेसिडेंट रूल से जो रिलेटेड आर्टिकल है, इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 356। एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी जो रिलेटेड आर्टिकल है वो है आर्टिकल 360। ठीक है, यानी कि जो हमारे संविधान में 3 प्रकार की इमरजेंसी की बात करी गई है, राष्ट्रीय आपात की, दूसरा राष्ट्रपति शासन की, और तीसरा वित्तीय आपात की। हम लोग इन सभी इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में काफी डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, कि क्या होता है नेशनल इमरजेंसी, किन ग्राउंड्स पर लगाया जाता है, कितने प्रकार का होता है, इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे प्रेसिडेंट रूल की, और फिर हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी की। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी की, कि नेशनल इमरजेंसी है क्या, किन किन ग्राउंड्स पर लगाया जाता है ना, और इसके कैसे क्या प्रभाव होते हैं और किसको कैसे समाप्त किया जा सकता है, इसके ऊपर बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हमारे संविधान में 3 प्रकार की इमरजेंसी प्रोविजन की बात करी गई है। कहां पर है ये, भाग 18 में। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात है, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, और 360 के तहत वित्तीय आपात है। अब सबसे पहला जो है दैट इज नेशनल इमरजेंसी। क्या है, नेशनल इमरजेंसी, या फिर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आपात। सबसे पहला सवाल उठता है, सर राष्ट्रीय आपात को किन किन ग्राउंड्स पर, यानी कि किस किस आधार पर लगाया जा सकता है, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी।
तो देखिए जब ग्राउंड की बात करते हैं ना, तो जो इसका ग्राउंड है वो 3। सबसे पहला जो ग्राउंड है वो है वॉर, या फिर जिसे हम कहते हैं युद्ध। एक ग्राउंड है जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन, या फिर इसे हम लोग कहते हैं बाह्य आक्रमण। क्या बोलते हैं इसे? बाह्य आक्रमण या बाहरी आक्रमण। और तीसरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या? आर्म्ड रेबेलियन, आर्म्ड रेबेलियन, या फिर जिसे कहा जाता है सशस्त्र विद्रोह। क्या बोलते हैं जिसे हम लोग? सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? सशस्त्र विद्रोह। लेकिन यहां पर एक पॉइंट आपने याद रखना है, ये जो आप देख रहे हैं 3 ग्राउंड, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन, यहां पर ये जो आर्म्ड रेबेलियन ग्राउंड है ये पहले नहीं हुआ करता था। इसके स्थान पर पहले क्या हुआ करता था? इंटरनल अनरेस्ट। लेकिन हमारे संविधान में 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1978 में, और उसके द्वारा जो इंटरनल अनरेस्ट वर्ड था उसको रिप्लेस कर दिया जाता है किससे? आर्म्ड रेबेलियन से। यहां पर नोट में आप ये पॉइंट लिख लीजिएगा कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा, यानी कि ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा इंटरनल अनरेस्ट वर्ड, यानी आंतरिक अशांति, ये क्या है? आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति शब्द को किससे रिप्लेस किया गया? वर्ड को आर्म्ड रेबेलियन, आर्म्ड रेबेलियन यानी सशस्त्र विद्रोह से रिप्लेस किया गया। आपके मन में सवाल उठेगा कि सर ऐसा क्यों किया गया? क्या जरूरत थी ऐसा करने की? क्योंकि याद रखिएगा जब 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है इंटरनल अनरेस्ट के आधार पर, है ना, तो ये बहुत विवादित होता है ना, बहुत कंट्रोवर्शियल होता है। कहा जाता है कई लोगों के द्वारा कि ये जो इमरजेंसी लगाई गई थी ये गलत तरीके से इंपोज की गई थी इंटरनल अनरेस्ट का यूज करके। इसलिए जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार आती है तो 1978 में वो संविधान में संशोधन करती है, और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसमें क्या कर देती है? जो इंटरनल अनरेस्ट ग्राउंड है उसको चेंज करके क्या कर देती है? आर्म्ड रेबेलियन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आंतरिक अशांति नहीं, बल्कि जो सशस्त्र यानी कि हथियारों के साथ जब तक विद्रोह ना हो तब तक आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते हैं। अब इसके आगे की बात करते हैं, ध्यान से एक एक पॉइंट को आप लोग समझिएगा कि जब, याद रखिएगा, व्हेन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, याद रखिएगा जब वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पर, वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पर इमरजेंसी लगाई जाती है, ग्राउंड पर इमरजेंसी लगाई जाती है, इमरजेंसी लगाई जाती है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? लगाई जाती है तो उसे हम लोग एक्सटर्नल इमरजेंसी कहते हैं। सर क्यों एक्सटर्नल इमरजेंसी कहते हैं? सर व्हाई? क्यों बाह्य आपात इसे क्यों कहेंगे? क्योंकि ये एक्सटर्नल रीजन है, बाह्य कारण है जिसके आधार पर इमरजेंसी लगाई जाती है। इसे क्या कहते हैं? एक्सटर्नल इमरजेंसी या बाह्य आपात कहते हैं। बाह्य आपात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक्सटर्नल रीजन है। दूसरी बात याद रखिएगा, क्या सर अगर किसी देश के साथ युद्ध हो जाए, स्टार्ट हो जाए, या किसी देश के साथ जो है हमारा कोई देश हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर दे, तभी इसे लगाया जा सकता है। तो याद रखिएगा अगर वॉर की संभावना भी बनती है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे, अगर युद्ध की संभावना भी बनती है या फिर अगर लगता है कि किसी देश के द्वारा हमारे देश पर आक्रमण का खतरा भी, थ्रेट भी अगर है, तो उसको युद्ध स्टार्ट होने से पहले या बाह्य आक्रमण से पहले भी क्या किया जा सकता है? लगाया जा सकता है। वॉर स्टार्ट होने के बाद या आक्रमण होने के बाद नहीं, ऐसा अगर खतरा भी लगता है तो भी इसे क्या किया जा सकता है? इंपोज किया जा सकता है।
लेकिन कैसे इंपोज किया जाएगा, वी विल डिस्कस इट फर्दर, हम लोग डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा इसके बाद क्या होता है, जब ये आर्म्ड रेबेलियन के आधार पर लगाया जाता है, जब नेशनल इमरजेंसी को आर्म्ड रेबेलियन के ग्राउंड पर यानी कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, तो इसे इंटरनल इमरजेंसी कहते हैं, आंतरिक आपात कहते हैं, इंटरनल इमरजेंसी कहते हैं, यानी कि इसे आंतरिक आपात कहते हैं, क्योंकि ये जो है आंतरिक कारणों के कारण है ना, इंटरनल वजह के कारण है ना लगाया गया है, इसलिए इसे आंतरिक आपात कहते हैं। अगला प्रश्न ये उठता है कि सर अभी तक मतलब ये इमरजेंसी लगेगा कैसे, इस इमरजेंसी को कौन डिक्लेयर करेगा, है ना। ठीक है, ग्राउंड तो समझ में आ गया कि दीज आर द ग्राउंड्स, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रेबेलियन, बट ये कैसे लगेगा, तो चलिए हम लोग उसके आगे की बात करते हैं, कैसे ये लगता है। याद रखिएगा प्रेसिडेंट कैबिनेट के रिटर्न रिकमेंडेशन पर, प्रेसिडेंट कैबिनेट के रिटर्न रिकमेंडेशन पर यानी कि लिखित सलाह पर नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं प्रेसिडेंट, किसके रिटर्न रिकमेंडेशन पर, तो याद रखिएगा कैबिनेट। और कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि हमारे संविधान में कैबिनेट वर्ड का यूज किस आर्टिकल में हुआ है, याद रखिएगा ये जो कैबिनेट वर्ड का यूज हुआ है हमारे संविधान में, वो सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 352 में हुआ है। कैबिनेट क्या होता है सर, तो कैबिनेट क्या होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हमारे संविधान में एक आर्टिकल है 74, और आर्टिकल 74 कहता है देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। कहता है कि भारत में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगा जिसका काम क्या होगा, राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता प्रदान करना। और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर ही जो बड़े बड़े मंत्री होते हैं, जो किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के क्या होते हैं, हेड होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं। और ये जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है ना, इन कैबिनेट मिनिस्टर्स का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसी को बोलते हैं कैबिनेट। और कैबिनेट के रिटर्न रिकमेंडेशन यानी कि उसकी लिखित सलाह के बाद ही क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा 1978 से पहले कैबिनेट के रिटर्न रिकमेंडेशन, कैबिनेट की लिखित सलाह जरूरी नहीं थी। और 1975 में इसी का मिसयूज किया किसने, मैडम गांधी, यानी मैडम इंदिरा गांधी ने। जब 1975 में इमरजेंसी लगाई जा रही थी इंटरनल अनरेस्ट के आधार पर, तो वो सीधा फखरुद्दीन अली अहमद साहब जो थे, उस समय राष्ट्रपति थे, उनको वो कहती हैं कि आप क्या करिए, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करिए इंटरनल अनरेस्ट के आधार पर। तो वो कहते हैं कि आप हमारे पास जो बाकी के अन्य जो कैबिनेट के लोग हैं, बाकी के जो अन्य मंत्री परिषद के लोग हैं, उनका भी हमें चाहिए सलाह। ऐसे सिर्फ आपके कहने से कैसे लगा देंगे। कहते हैं कि ये सलाह मैं आपको सुबह सुबह दे दूं, बाकी के मंत्रियों की सलाह आपको मिल जाएगी, लेकिन अभी आप नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करिए। और रातों रात क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया जाता है। फिर 44वां संविधान संशोधन होता है, यानी कि ये जो कैबिनेट का रिटर्न रिकमेंडेशन जरूरी बनाया गया, ये किसके द्वारा, तो याद रखिएगा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा कैबिनेट के लिखित सलाह के द्वारा कैबिनेट के रिटर्न रिकमेंडेशन को क्या किया गया, कैबिनेट के रिटर्न रिकमेंडेशन को जरूरी बनाया गया। यानी कि बिना कैबिनेट के रिटर्न रिकमेंडेशन के प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। सर क्या इतना करने से हो जाता है क्या, और इसमें कुछ भी नहीं होता, तरीका नहीं। जब कैबिनेट का डिक्लेरेशन हो जाता है, कैबिनेट जब इस मतलब प्रेसिडेंट का डिक्लेरेशन हो जाता है, प्रेसिडेंट एक बार घोषणा कर देते हैं, तो इसके बाद क्या होता है, याद रखिएगा, ध्यान से एक एक पॉइंट को समझना है आपने। पार्लियामेंट को
पार्लियामेंट को इस डिक्लेरेशन को 1 महीने के अंदर, 1 मंथ के अंदर स्पेशल मेजॉरिटी, अब यहां पर कौन सी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है हम लोग बात करेंगे। स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना होता है, स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना होता है पार्लियामेंट को कितने दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर। कहां से, दोनों हाउसेस से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अलग अलग इसे पास करना पड़ेगा। किससे, स्पेशल मेजॉरिटी से। और यहां पर कौन सी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, तो याद रखिएगा यहां पर चाहिए जो 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस अब्सोल्यूट मेजॉरिटी, यानी कि जितने लोग प्रेजेंट हैं और जो वोट कर रहे हैं उसका 2/3 बहुमत चाहिए। मान लीजिए कि जैसे लोकसभा है, लोकसभा में मान लीजिए 543 सीट्स हैं और इसमें मान लीजिए कि 500 मेंबर प्रेजेंट है, लेकिन 480 मेंबर्स ही क्या कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं। तो इस 480 का 2/3 से ज्यादा, इसका 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, यानी इसका 2/3 मेजॉरिटी कितना हो जाएगा, 320 लोगों से एक वोट, 320, इसमें इसका 2/3 निकालेंगे कितना, 320 से एक ज्यादा। और दूसरा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी चाहिए। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब क्या, जो टोटल स्ट्रेंथ है 543, इसके 50% से भी ये ज्यादा नंबर, जो नंबर आ रहा है ये नंबर इसके 50% से ज्यादा हो, यानी ये जो 543 है, इस 543 का 50% जो भी 273 मान लेते हैं, तो ये जो नंबर है ये 273 से ज्यादा आना चाहिए। इस मेजॉरिटी से अगर ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अलग अलग पास होता है अगर ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अलग अलग पारित हो जाए तो फिर क्या होता है, 1 महीने के अंदर क्या होता है, स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना होता है। और अगर पार्लियामेंट, याद रखिएगा, अगर पार्लियामेंट इस डिक्लेरेशन को 1 मंथ के अंदर पारित कर दे, अगर पार्लियामेंट इस डिक्लेरेशन को 1 मंथ के अंदर, 1 माह के अंदर स्पेशल मेजॉरिटी से पास कर दे, स्पेशल मेजॉरिटी से पास कर दे, तो ये अगले 6 मंथ के लिए लागू हो जाता है, तो ये अगले 6 मंथ के लिए लागू हो जाता है, अगले 6 मंथ के लिए लागू हो जाता है, तो अगले 6 मंथ के लिए लागू हो जाता है। यहां पर एक चीज और भी याद रखिएगा, 1978 से पहले यहां पर क्या होता था कि अगर पार्लियामेंट यहां पर 1 महीने के अंदर नहीं, बल्कि पार्लियामेंट के पास 2 महीने का समय होता था कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ है। तो नेशनल इमरजेंसी के डिक्लेरेशन होने के, यानी जिस दिन प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया नेशनल इमरजेंसी को, उसके 2 मंथ के अंदर पार्लियामेंट क्या करती थी, पार्लियामेंट को उसे स्पेशल, पार्लियामेंट को उसको किससे, याद रखिएगा, मतलब स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना पड़ता था। लेकिन यहां पर क्या किया गया, यहां पर 19 जो मतलब आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 है, उसके द्वारा क्या प्रोविजन किया गया कि भैया अब 2 महीने नहीं बल्कि आपको 1 महीने के अंदर ही पारित करना होगा। यानी कि आप याद रखिएगा 44वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा 2 मंथ को घटा करके क्या कर दिया गया, 2 मंथ को घटाकर कितना कर दिया गया, 1 मंथ कर दिया गया। पहले 2 महीने के अंदर पारित करना होता था, लेकिन उसको बाद में क्या कर दिया, 1 मंथ कर दिया गया। अब देखिए अगर ये इसको कितने समय तक लगाया जा सकता है, याद रखिए 1978 से पहले यह प्रावधान था कि अगर एक बार पार्लियामेंट ने उसे 2 महीने के अंदर पास कर दिया तो वह अनलिमिटेड टाइम के लिए लागू हो जाता था, असीमित समय के लिए लगा रहता था। एक बार पार्लियामेंट ने अगर उसे 2 महीने के अंदर पारित कर दिया तो वो अनलिमिटेड टाइम के लिए लगा रहता था। लेकिन याद रखिएगा 44वें संविधान संशोधन के बाद क्या किया गया, 44वें संविधान संशोधन के बाद किया गया कि अगर पार्लियामेंट इसे हर 6 मंथ के अंदर स्पेशल मेजॉरिटी से पास कर दे, किसको, इस डिक्लेरेशन को हर 6 मंथ के अंदर स्पेशल मेजॉरिटी से
पास कर दे, स्पेशल मेजोरिटी से पारित कर दे, तो इसे अनलिमिटेड टाइम के लिए लगाया जा सकता है। तो इसे अनलिमिटेड टाइम के लिए लगाया जा सकता है, अनलिमिटेड टाइम के लिए लगाया जा सकता है। यानी कि सर नेशनल इमरजेंसी को अनलिमिटेड टाइम के लिए लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है, हाँ जी लगाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इस जो नेशनल इमरजेंसी का डिक्लेरेशन है उसे हर 6 मंथ के अंदर कहां से, पार्लियामेंट से स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना पड़ेगा, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो पीरियोडिक अप्रूवल इन एवरी 6 मंथ, ये जो प्रोविजन जोड़ा गया ये भी किसके द्वारा जोड़ा गया, ये भी जोड़ा गया। यानी कि हर 6 मंथ में, हर 6 मंथ में पार्लियामेंट के द्वारा मंजूरी, पार्लियामेंट के द्वारा मंजूरी के प्रावधान को, जो मंजूरी का प्रावधान है को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा जोड़ा गया। 1978 के द्वारा क्या किया गया, जोड़ा गया, जोड़ा। अब एक चीज और भी याद रखिएगा, ये जो आपका नेशनल इमरजेंसी है, जब हम राष्ट्रीय आपात की बात करते हैं तो राष्ट्रीय आपात अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट अगर गलत तरीके से अगर नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करते हैं, क्या इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? तो याद रखिएगा हमारे संविधान में जब ये लगाया जा रहा था नेशनल इमरजेंसी, तो जब इंदिरा गांधी नेशनल इमरजेंसी लगाई तो नेशनल इमरजेंसी लगाने के बाद संविधान में क्या होता है, एक संशोधन होता है, और 30वां संविधान संशोधन यानी कि 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975, इसके तहत प्रावधान किया गया कि पार्लियामेंट के द्वारा डिक्लेयर, सॉरी पार्लियामेंट नहीं, प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेयर किए गए, प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेयर किए गए, प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेयर किए गए, प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेयर किए गए नेशनल इमरजेंसी का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। सर व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि कोई भी चीज है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, उसकी संवैधानिक वैधता को चेक करना कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है, उसकी जांच करना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू। और ये जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट ये हमने कहां से, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और हमारे देश में जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार किसे है, सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट को भी। सुप्रीम कोर्ट भी कर सकती है और हाई कोर्ट भी कर सकती है, लेकिन ये जुडिशियल रिव्यू का जो आधार है वो कौन सा, इसका जो बेस है वो कौन सा आर्टिकल है हमारे संविधान में, वो है हमारे संविधान का आर्टिकल 13। हम लोग जब बात करते हैं, है ना, याद रखिएगा, हम लोग जब बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू की, तो जुडिशियल रिव्यू को ना तो हमारे संविधान में डिफाइन किया गया है और ना ही हमारे संविधान में कहीं पर इस शब्द का प्रयोग किया गया है ना। याद रखिएगा दोस्तों, जब हम बात करते हैं, इसके बाद क्या होता है, 44वां संविधान संशोधन 1978, यानी 38वें संविधान संशोधन में क्या प्रावधान किया गया कि अगर प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करते हैं तो उसका कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 इसके द्वारा कहा गया कि प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेयर किए गए नेशनल इमरजेंसी का, प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेयर किए गए, प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेयर किए गए नेशनल इमरजेंसी का, प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेयर किए गए नेशनल इमरजेंसी का यानी राष्ट्रीय आपात का जुडिशियल रिव्यू, इमरजेंसी का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। यानी कि ना राष्ट्रीय आपात का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। क्लियर। इसके बाद की बात करते हैं दोस्तों, याद रखना है आपने कि जो अभी तक ये नेशनल इमरजेंसी सर कितनी बार लगाया गया है, इस नेशनल इमरजेंसी को रिवोक यानी कि इस नेशनल इमरजेंसी को समाप्त कैसे कर सकते हैं, और सर इस नेशनल इमरजेंसी का क्या इफेक्ट, क्या प्रभाव होता है।
हम लोग जब दोस्तों नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं तो अभी तक नेशनल इमरजेंसी को कुल 3 बार लगाया गया है। 3 टाइम्स, 3 बार लगाया गया है नेशनल इमरजेंसी। सर कब कब लगाया गया? तो पहली बार लगाया गया था 1962 में। कारण सर क्या था? कारण था इंडो चाइना वॉर। इंडो चाइना वॉर यानी कि भारत और चीन के बीच में युद्ध चल हुआ था, इसके वजह से लगाया गया था। ग्राउंड क्या था? ये एक्सटर्नल इमरजेंसी थे और ग्राउंड क्या था? वॉर था। इस दौरान सर हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे? इस दौरान जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रधानमंत्री कौन थे? तो पता है आपको, प्रधानमंत्री थे इस दौरान कौन? प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ये जो नेशनल इमरजेंसी ये लगाई गई थी पहली बार, ये कब से कब तक रही? 1962 से लेकर 1968 तक ये इमरजेंसी रही। दूसरा दोस्तों कब लगाया गया? दूसरा लगाया गया याद रखिएगा 1971 में। यहां पर भी ग्राउंड क्या था? वॉर ही, वॉर जो था यहां पर युद्ध। लेकिन ये क्या कारण क्या था? तो कारण था यहां पर इंडो पाक वॉर। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है किस मसले पर? याद रखिएगा जो बांग्लादेश का मैटर है, इमरजेंसी ऑफ बांग्लादेश के लिए जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है, इसके लिए दोस्तों यहां पर 1971 में क्या लगाया जाता है? नेशनल इमरजेंसी। सर इस समय कौन रहता है प्रेसिडेंट? तो इस समय प्रेसिडेंट रहता है वीवी गिरी। और यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर होती हैं वो कौन होती हैं? इंदिरा गांधी। इसके बाद याद रखिएगा तीसरी बार जो आपका ये 1971 में ही था, दिसंबर में लगाया और दिसंबर में ही फिर क्या हो गया? ये हट गया था, है ना। लगभग ये आई थिंक 14 to 15 डेज तक ये इमरजेंसी रही थी। लेकिन तीसरा जो लगाया जाता है, तीसरा लगाया गया कब? 1975 में। और ये मतलब इंदिरा गांधी के उस पर इस इमरजेंसी को दब्बा माना जाता है, एक ब्लैक स्पॉट माना जाता है इंदिरा गांधी के शासन के, मतलब इंदिरा गांधी का जो शासन रहा है उसके ऊपर। 1975 में जो दोस्तों ग्राउंड था, यहां पर जो ग्राउंड था ये इंटरनल इमरजेंसी थी। ये दोनों तो एक्सटर्नल इमरजेंसी थी, क्योंकि यहां पर जो कारण थे, यहां पर जो ग्राउंड थे वो क्या थे? एक्सटर्नल। लेकिन यहां पर ये जो तीसरा था, यहां पर क्या था? ग्राउंड इंटरनल अनरेस्ट। यानी कि ये जो इमरजेंसी लगाई गई थी वो कैसी थी? आंतरिक अशांति थी, ये इंटरनल इमरजेंसी थी। इस दौरान जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। और इस दौरान जो प्राइम मिनिस्टर थी वो भी कौन थी? इंदिरा गांधी। और ये इमरजेंसी जो लगाया गया, ये इमरजेंसी लगाया गया कब, कितने समय के लिए? याद रखिएगा इमरजेंसी लगाया गया 21 मंथ तक ये इमरजेंसी रही थी, 21 मंथ्स तक ये इमरजेंसी रही थी। दोस्तों जब हम बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी की, तो नेशनल इमरजेंसी वॉर के आधार पर लगाया जाता है, इसके बाद एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर लगाया जाता है, और किसके आधार पर? आर्म्ड रेबेलियन के आधार पर लगाया जाता है। यहां पर ये जो दोनों इमरजेंसी लगी थी वो एक्सटर्नल कारण थे, वॉर इसका कारण था और वॉर के ग्राउंड पर लगाया गया था। इसलिए इस दोनों इमरजेंसी को यानी कि 1962 और 1971 की इमरजेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग एक्सटर्नल इमरजेंसी बोलते हैं। जबकि 1975 में जो इमरजेंसी लगाई गई उसका ग्राउंड क्या था? इंटरनल अनरेस्ट, आंतरिक कारणों से लगाया गया था, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल इमरजेंसी भी कहते हैं। और सवाल आपके मन में फिर से उठेगा कि सर आप ये बताइए कि 1965 में भी तो वॉर हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 में भी वॉर हुआ था, तो उस दौरान इमरजेंसी क्यों नहीं लगाई गई? उस दौरान इमरजेंसी नहीं लगाने का क्या वजह था? क्योंकि दोस्तों जो 1962 का इमरजेंसी लगा है वो कब तक लास्ट कर रहा है? 1968 तक। यानी कि जब 1965 का इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हो रहा है उस दौरान भारत में पहले से ही राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है, तो जो चीज पहले से लगी हुई है क्या उसको दोबारा लगाने की कोई आवश्यकता होगी? नहीं होगी। ऑलरेडी उस समय हमारा जो देश था वो क्या था? वो राष्ट्रीय आपात में था, इसलिए इसे दोबारा लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। अक्सर सवाल ये उठता है कि आखिर अगर नेशनल इमरजेंसी एक बार लग गया तो इस नेशनल इमरजेंसी को फिर हम लोग कैसे समाप्त कैसे किया जा सकता है, इसको रिवॉक कैसे किया जा सकता है? ये तो समझ में आ गया कि नेशनल इमरजेंसी किन किन ग्राउंड्स पर लगा सकते हैं, है ना। कैसे, मतलब ये कितने समय तक लगाया जा सकता है ना, ये सब बात समझ में आ गई। लेकिन सर इसको हटाएंगे कैसे, इसको कैसे समाप्त करेंगे? चलिए हम लोग बात करते हैं इसके बाद रिवॉक ऑफ नेशनल इमरजेंसी, यानी कि हाउ नेशनल इमरजेंसी कैन बी रिवॉक्ड। रिवॉक ऑफ नेशनल इमरजेंसी,
यानी राष्ट्रीय आपात की समाप्ति। राष्ट्रीय आपात को कैसे समाप्त किया जा सकता है, तो इसके दोस्तों याद रखिएगा तीन तरीके से इसे समाप्त हो सकता है, राष्ट्रीय आपात की समाप्ति। राष्ट्रीय आपात के समाप्ति की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे कि अगर प्रेसिडेंट अपना डिक्लेरेशन वापस ले ले, अगर प्रेसिडेंट अपना डिक्लेरेशन यानी कि प्रेसिडेंट जो है अपनी घोषणा को क्या कर ले, वापस ले ले। ठीक है, देखो नेशनल इमरजेंसी हमने लगाया था, अब ये मैं घोषणा क्या करता हूं, इस घोषणा को मैं वापस लेता हूं, यहां से नेशनल इमरजेंसी समाप्त, तो नेशनल इमरजेंसी रिवॉक हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। सर दूसरा, अगर पार्लियामेंट इसे एक मंथ के अंदर दोनों हाउस यानी लोकसभा और राज्यसभा, यानी दोनों हाउस का मतलब क्या, दोनों सदन से स्पेशल मेजॉरिटी से पास ना करे, यानी जो पार्लियामेंट है इस नेशनल इमरजेंसी के डिक्लेरेशन को एक मंथ के अंदर दोनों सदन से स्पेशल मेजॉरिटी से पास ना करे तो भी नेशनल इमरजेंसी क्या हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी, तो भी राष्ट्रीय आपात क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। सर और किसी तरीके से कर सकते हैं, हां जी बिल्कुल कर सकते हैं। तीसरा, अगर सिर्फ लोकसभा, यहां पर यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा। अगर वनली लोकसभा इसके लिए नेशनल इमरजेंसी को रिवॉक करने के लिए, नेशनल इमरजेंसी को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव सिंपल मेजॉरिटी से, साधारण बहुमत से पास कर दे, सिंपल मेजॉरिटी से क्या कर दे, पास कर, सिंपल मेजॉरिटी से क्या कर दे, पास कर दे। यानी कि अगर लोकसभा, सिर्फ लोकसभा अकेले इस नेशनल इमरजेंसी को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव लाए और इस प्रस्ताव को किस मेजॉरिटी से, सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दे, तो नेशनल इमरजेंसी क्या हो सकती है, नेशनल इमरजेंसी आपकी समाप्त हो जाएगी। क्लियर है, यानी कि ये लोकसभा का स्पेशल पावर है, लोकसभा की विशेष शक्ति है। आपके मन में सवाल उठ सकता है सर व्हाट इज द सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत का मतलब क्या है सर, तो साधारण बहुमत का मतलब होता है मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि जितने लोग प्रेजेंट हैं, जितने लोग वोट कर रहे हैं उसका 50%, यानी कि जैसे मान लीजिए कि 543 मेंबर्स प्रेजेंट हैं, इसमें से 543 स्ट्रेंथ है, मान लीजिए लोकसभा की अगर हम बात करें तो इसमें 500 मेंबर प्रेजेंट हैं और इसमें से मान लीजिए कि 400 लोग ही क्या कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं। 400 लोग ही वोट कितने कर रहे हैं, 400 लोग ही मतदान कर रहे हैं। प्रेजेंट कितने हैं, प्रेजेंट 500 हैं। तो ये जो 400 जो प्रेजेंट एंड वोटिंग क्या हो गया, ये 400 हो गया। इस 400 का मोर देन 50% यानी कि 200 से एक भी अगर सदस्यों ने इस पर सहमति दे दी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल मेजॉरिटी, यानी कि साधारण बहुमत कहेंगे। क्लियर है पॉइंट, ये बात समझ में आ गई। यानी कि नेशनल इमरजेंसी को रिवॉक किया जा सकता है इन 3 तरीकों से। सबसे पहला, अगर प्रेसिडेंट अपने डिक्लेरेशन को वापस ले लेते हैं। दूसरा, अगर पार्लियामेंट इसे दोनों सदन से 1 महीने के अंदर स्पेशल मेजॉरिटी से पास ना करे तो। और तीसरा, अगर लोकसभा अकेले इस पर्पस के लिए एक प्रस्ताव लाए और उसे साधारण बहुमत से क्या कर दे, पास कर दे, तो नेशनल इमरजेंसी कैन बी रिवॉक्ड। इसके बाद की बात करते हैं हम लोग, सर व्हाट कैन बी द इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी का क्या प्रभाव होता है, इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं देश के ऊपर, हमारे केंद्र राज्य संबंधों के ऊपर, हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, आखिर सर क्या क्या बातें होती है इसमें। नेशनल इमरजेंसी का मतलब तो हमें समझ में आ गया, लेकिन सर अगर कहीं पर नेशनल इमरजेंसी लग जाए तो क्या प्रभाव क्या पड़ेगा इसका। नाउ वी विल सी इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी, कि नेशनल इमरजेंसी में क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी।
यानी कि राष्ट्रीय आपात के प्रभाव, राष्ट्रीय आपात के प्रभाव। और राष्ट्रीय आपात के प्रभाव की बात करते हैं तो याद रखिएगा सबसे पहला जो प्रभाव होगा इसमें कहां पर, हमारे सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि इफेक्ट ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन, इफेक्ट ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन, यानी कि केंद्र राज्य संबंध के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि केंद्र राज्य संबंध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं केंद्र राज्य संबंध पर प्रभाव। जब हम लोग दोस्तों केंद्र राज्य संबंध पर प्रभाव की बात करते हैं तो सबसे पहला इफेक्ट क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट कम्स अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सेंटर, यानी कि राज्य सरकार सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाती है। राज्य सरकार जो है सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य सरकार को सस्पेंड नहीं किया जाता है। इस दौरान क्या होता है कि जो हमारा फेडरल सिस्टम है, हमारे देश की जो संघात्मक व्यवस्था है, हमारे देश में है ना फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रांग सेंटर, यहां पर जो संघात्मक व्यवस्था है वो पूरी तरह से किसमें, एकात्मक व्यवस्था में चेंज हो जाती है, क्योंकि इस दौरान सेंटर जो है वो क्या हो जाता है, काफी पावरफुल हो जाता है, काफी शक्तिशाली हो जाता है। यानी कि सेंटर डायरेक्ट करेगा हर मैटर में, किसको, सेंटर स्टेट को। केंद्र सरकार डायरेक्ट करेगी स्टेट गवर्नमेंट को, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो वो डायरेक्टली किसके, सेंटर के अंदर में काम करेगी, सेंटर के उस पर काम करेगी, इशारों पर काम करेगी। सर और क्या प्रभाव पड़ता है इस पर, याद रखिएगा पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट। यानी कि जो आपका संसद है, संसद क्या कर सकता है, संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। दोस्तों जब हम बात करते हैं हमारे केंद्र, हमारे देश में जो संघात्मक व्यवस्था है, हमारे संविधान के अंदर एक अनुसूची है, 7वीं अनुसूची। इस 7वीं अनुसूची के अंदर 3 लिस्ट दिए गए हैं, एक है आपका यूनियन लिस्ट, एक है आपका स्टेट लिस्ट, एक है आपका कंकरेंट लिस्ट। और इस लिस्ट के तहत क्या हुआ है, केंद्र और राज्य के बीच विधायी विषयों का यानी कि लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उसको बांटा गया है। यूनियन लिस्ट है, उसमें वैसे विषय रखे गए हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसे है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार है सेंटर यानी कि पार्लियामेंट को। स्टेट लिस्ट के अंदर ऐसे विषयों को रखा गया है जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसे, स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल को। और कंकरेंट लिस्ट में ऐसे विषयों को रखा गया है जिस पर कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों कानून बना सकते हैं। यानी लेकिन नेशनल इमरजेंसी के दौरान क्या होता है, ये जो स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट भी क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। तो सर सवाल ये उठता है, सर क्या इस दौरान क्या स्टेट की जो स्टेट लेजिस्लेचर है, क्या उसकी स्टेट लिस्ट पर कानून बनाने की शक्ति समाप्त हो जाती है क्या? नहीं, याद रखिएगा नहीं। नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो पार्लियामेंट को उनको कंकरेंट पावर मिल जाता है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर तो कानून बनाएगी ही। नेशनल इमरजेंसी के दौरान ऐसा नहीं है कि स्टेट लेजिस्लेचर कानून नहीं बना सकती है, राज्य विधानमंडल कानून नहीं बना सकती है। राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर कैन ऑल्सो मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट, बट उस दौरान पार्लियामेंट को भी कंकरेंट पावर मिल जाता है किसका, स्टेट लिस्ट पर कानून बनाने का। लेकिन याद रखिएगा नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून बनाती है, नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाती है वो कितने समय तक लागू रहता है, तो वो जब नेशनल इमरजेंसी के समाप्ति के बाद 6 मंथ तक लागू रहता है। इस चीज को आप याद रखिए, याद रखिएगा कि यहां पर क्या होता है कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है, लेकिन याद रखिएगा स्टेट लेजिस्लेचर भी स्टेट लेजिस्लेचर के स्टेट लिस्ट पर कानून बनाने की शक्ति समाप्त नहीं होती, स्टेट लिस्ट पर कानून बनाने की शक्ति समाप्त नहीं होती, ये याद रखिएगा। स्टेट लेजिस्लेचर के स्टेट लिस्ट पर कानून बनाने की शक्ति
समाप्त नहीं होती है। समाप्त नहीं होती। ठीक। इसके बाद याद रखिएगा यहीं पर कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान, नेशनल इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट के द्वारा, नेशनल इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट के द्वारा स्टेट लिस्ट पर बनाया गया कानून, पार्लियामेंट के द्वारा स्टेट लिस्ट पर बनाया गया कानून, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बनाया गया कानून नेशनल इमरजेंसी समाप्त होने के बाद, नेशनल इमरजेंसी के समाप्त होने के 6 महीने बाद तक लागू रहता है। होने के 6 महीने बाद तक, यानी 6 मंथ के बाद तक, 6 महीने बाद तक लागू रहता है। और इसके बाद ये जो आपका कानून है, ये कानून क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं और क्या क्या इफेक्ट पड़ता है नेशनल इमरजेंसी के दौरान। नेशनल इमरजेंसी के दौरान और क्या क्या इफेक्ट पड़ता है ना। ठीक, देखते हैं। यहां पर याद रखिएगा सेंटर, यानी इस दौरान जो केंद्र सरकार है, सेंटर कैन डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट इन एनी मैटर, यानी कि इस दौरान जो केंद्र सरकार है, केंद्र है, वो स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी मैटर पर, किसी भी मसले पर, किसी भी मामले पर क्या कर सकती है, निर्देश दे सकती है। किसी भी मामले पर निर्देश दे सकती है, ऑर्डर दे सकती है, आदेश दे सकती है, क्योंकि यहां पर सेंटर जो है वो शक्तिशाली हो जाती है। ये केंद्र राज्य संबंध जो होते हैं इस प्रकार से प्रभावित होते हैं, यानी कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो हमारे फेडरल रिलेशन है वो भी क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। ओके, अब इसके बाद की बात करते हैं हम लोग। तो अगला याद रखिएगा, अगला सवाल ये उठता है कि सर इसके बाद और भी कुछ प्रभाव पड़ता है क्या? तो याद रखिएगा यस, प्रभाव पड़ता है। इसके बाद किसका? इसके बाद जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है इफेक्ट, कहां पर? इफेक्ट ऑन आवर फंडामेंटल राइट, इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट। यानी सर नेशनल इमरजेंसी के दौरान क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स भी प्रभावित होते हैं? जी, देखते हैं फंडामेंटल राइट पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है इस दौरान। तो याद रखिएगा सबसे पहला हमारे संविधान का आर्टिकल 358, आर्टिकल 358 कहता है कि अगर नेशनल इमरजेंसी, अगर नेशनल इमरजेंसी वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर लगाई गई है, यानी कि अगर इमरजेंसी कैसा आपका एक्सटर्नल इमरजेंसी लगाया गया है, बात को समझिएगा। अगर नेशनल इमरजेंसी वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर लगाई गई है, आधार पर लगाई गई है, तो आर्टिकल 19 के तहत, आर्टिकल 19 के सभी फंडामेंटल राइट क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं, यानी कि स्वतः क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। आर्टिकल 19 की जब हम लोग बात करेंगे, जिसमें क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, है ना, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस, ये सब जो है आर्टिकल 19 के तहत जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ये फंडामेंटल राइट्स अगर एक्सटर्नल इमरजेंसी है, यानी कि अगर बाह्य आपात है, यानी कि अगर इमरजेंसी को वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर लगाया गया है, तो आर्टिकल 358 के तहत आपके जितने भी फंडामेंटल राइट हैं, किसके तहत, आर्टिकल 19 के तहत, वो स्वतः क्या हो जाएंगे, निलंबित हो जाएंगे। उसके लिए प्रेसिडेंट को अलग से कोई आदेश या कोई ऑर्डर, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों? क्यों आर्टिकल 19 के फंडामेंटल राइट स्वतः क्यों सस्पेंड हो जाते हैं इस दौरान? क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा,
कि हमारे देश में चल रहा है युद्ध, मान लीजिए कि ये कब लगाया जा रहा है, वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर लगाया जा रहा है, ये लोगों की सुरक्षा के लिए आर्टिकल 19 के फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जाता है। क्योंकि आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसलिए समाप्त किया जाए क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ लिखते हैं, बोलते हैं जिससे हो सकता है युद्ध में और क्या हो जाए, समस्या आ जाए, तो इसलिए ये जो है आपका सस्पेंड कर दिया जाएगा। राइट टू मूवमेंट, राइट टू एसोसिएशन, राइट टू असेंबली, ये सब सस्पेंड किया जाएगा क्योंकि उस दौरान देश में कहां पर बम फेंक दिया जाए, कहां पर कौन सा हमला हो जाए, कोई नहीं जानता। तो उस दौरान सरकार यह रिस्क नहीं ले सकती कि कोई भी नागरिक जो है वो फ्रीली मूव करे, ठीक है, क्योंकि अगर आप फ्रीली मूव करेंगे हो सकता है आपकी जान को खतरा हो, कहीं बम गिर जाए, कहीं हमला हो जाए अचानक से, कहीं अटैक हो जाए अचानक, तो आपकी सुरक्षा करना जिम्मेदारी रहती है। इसलिए आपके इस फंडामेंटल राइट को क्या कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। और इसके बाद याद रखिएगा दूसरा है आर्टिकल 359। आर्टिकल 359 के तहत क्या होता है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 359, अगर नेशनल इमरजेंसी, अगर नेशनल इमरजेंसी को आर्म्ड रेबेलियन के आधार पर लगाया गया, आर्म्ड रेबेलियन के आधार पर लगाया गया है, तो आर्टिकल 19 के, तो ऐसे लिखिए, तो प्रेसिडेंट ऑर्डर जारी करके, यानी इसके लिए प्रेसिडेंट को ऑर्डर जारी करना पड़ेगा, जारी करके या नोटिफिकेशन जारी करके एक या एक से अधिक, यानी प्रेसिडेंट को जितना भी लगेगा, एक या एक से अधिक फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट को क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका नेशनल इमरजेंसी, अगर राष्ट्रीय आपात को आर्म्ड रेबेलियन के तहत लगाया गया है, उसके ग्राउंड पर लगाया गया है, तो इस दौरान राष्ट्रपति नोटिफिकेशन जारी करेंगे, ऑर्डर जारी करेंगे कि ये फंडामेंटल राइट जो है, ये फंडामेंटल राइट आपके सस्पेंड रहेंगे। यहां पर ऑर्डर जारी करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। जबकि वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के तहत अगर आपका मतलब नेशनल इमरजेंसी लगा है, यानी कि अगर एक्सटर्नल इमरजेंसी है, तो वहां पर ऑटोमेटिकली आपके आर्टिकल 19 के फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे। वहां पर प्रेसिडेंट को कोई अलग से आपका मतलब वो नहीं जारी करना पड़ेगा, ऑर्डर या नोटिफिकेशन जारी नहीं करना पड़ेगा। जबकि दोस्तों याद रखिएगा इस दौरान भी जो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के जो फंडामेंटल राइट हैं, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के जो फंडामेंटल राइट हैं, इसको किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता है। और ये जो प्रोविजन है ये भी कब जोड़ा गया, ये जोड़ा गया एडेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1970, यानी इसी के तहत ये चीज जोड़ा गया कि जो आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 है ये आपका मतलब समाप्त नहीं होगा। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ये जो चीज हमने ली है ये कहां से ली है, ये हमने अडॉप्ट करी है जर्मनी के वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से। यानी कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान हमारे केंद्र राज्य संबंध तो प्रभावित हो ही रहे हैं, साथ ही साथ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी क्या होता है इस दौरान प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों हमने इस पूरे नेशनल इमरजेंसी के दौरान क्या क्या देखा कि आखिर इसके क्या ग्राउंड है ना, कितनी बार लगाया गया है, कैसे ये डिक्लेयर होता है, कैसे इसे समाप्त किया जाता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे देश के अंदर। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। यहां पर हम लोग नेशनल इमरजेंसी को काफी डिटेल में एनालाइज किया है, एक एक पॉइंट को हमने समझा है ना। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा है आप लोग इसे कमेंट में जरूर बताएंगे। और बाकी हम लोग आप लोगों को जैसे भी अगर किसी मतलब बैच से जुड़ना है, आप खान ग्लोबल स्टडीज के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर जाकर के आप जिस भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं आप उस बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे फिर आपसे ऐसे ही किसी सेशन में, है ना। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।
थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।